नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे भारत खिलौना मेला 2021 का उद्घाटन करेंगे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। पश्चिम बंगाल में 8 और असम में 3 चरणों में मतदान होगा। तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी में एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान। तमिलनाडु में कन्याकुमारी और केरल में मल्लापुरम लोकसभा सीटों का उपचुनाव 6 अप्रैल को होगा। मतगणना 2 मई को होगी। देश में अब तक 1,37,00,000 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड का टीका लगाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार केरल और महाराष्ट्र से लौट रहे लोगों की कोरोना जांच कराएगी। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों पर प्रतिबंध 31 मार्च तक बढ़ाया। मुंबई की अदालत ने माफिया सरगना इकबाल मिर्ची के परिवार के सदस्यों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया और ग्रामीण महिला स्व सहायता समूहों को एक मंच पर लाने के लिए नोएडा हाट में सरस आजीविका मेले की शुरुआत। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत खिलौना मेले का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देगा। इसमें देश भर के 1000 से ज्यादा खिलौने निर्माताओं को खिलौनों को देखने और उन्हें खरीदने का अवसर मिलेगा। खिलौने बच्चों के मानसिक विकास और उनकी बुद्धिमत्ता बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसलिए मेले के आयोजन का एक और उद्देश्य खिलौनों के माध्यम से हर उम्र के बच्चों में सीखने की प्रक्रिया रुचिकर बनाना है। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष अगस्त में मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि खिलौने न केवल बच्चों को नई गतिविधियां सिखलाते हैं, बल्कि वे उन्हें महत्वाकांक्षी भी बनाते हैं। बच्चों के समग्र विकास के लिए खिलौनों को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने देश में खिलौना निर्माण में तेजी लाने पर भी बल दिया था। टॉय इंडस्ट्री बहुत व्यापक है। इसे आगे बढ़ाने के लिए देश को मिलकर मेहनत करनी होगी। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूं, टीम अप फॉर टॉयज। आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। आइए हम अपने युवाओं के लिए कुछ नए प्रकार के अच्छी क्वालिटी वाले खिलौने बनाते हैं। खिलौना वो हो जिसकी मौजूदगी में बचपन खिले भी, खिलखिलाए भी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस आयोजन से सरकार और उद्योग जगत को इस संबंध में चर्चा का अवसर मिलेगा कि भारत को खिलौना निर्माण और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए निवेश किस प्रकार से आकर्षित किया जाए। 4 दिन के इस आयोजन का उद्देश्य सभी खरीदारों, खिलौना बेचने वालों, विद्यार्थियों और अध्यापकों सहित सभी हितधारकों को एक मंच प्रदान करना है। इसमें परंपरागत भारतीय खिलौनों के साथ इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, प्लश खिलौने, पजल और गेम्स सहित आधुनिक खिलौने भी दिखाए जाएंगे। खिलौना मेला में खिलौना डिजाइन और उत्पादन के क्षेत्र में प्रसिद्ध भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वक्ता विचार विमर्श करेंगे। बच्चों के लिए यह मेला पारंपरिक खिलौना बनाने में कौशल प्रदर्शन और खिलौना संग्रहालयों तथा फैक्ट्रियों का वर्चुअल विजिट सहित अनेक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करेगा। दीपेंद्र के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पहली बार भारत सरकार लाई है बच्चों की फन और लर्निंग की जरूरत को पूरा करने वाले खिलौनों का अनोखा मेला द इंडिया टॉय फेयर 2021 27 फरवरी से 2 मार्च 2021। खेल है भाई, खेला है, बड़ा रंग बिरंगा खेला है, फन और लर्निंग से भरा खिलौनों का मेला है। पाए 1200 से भी अधिक एग्जिबिटर से खिलौने खरीदने का सुनहरा मौका। रजिस्टर करें www.theindiatoyfair.in पे। कर्नाटक में चन्नपट्टनम के लकड़ी के खिलौने फिर से लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। अब उन कलाकारों को प्रोत्साहन दिया गया है जिन्होंने ऐसे खिलौने बनाने बंद कर दिए थे। सरकार के ठोस प्रयासों से खिलौना कला फिर से लोकप्रियता हासिल कर रही है। पहला खिलौना मेला इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। 4 दिन का ये मेला आज से शुरू हो रहा है।
लकड़ी के खिलौने और सजावटी सामान बनाने वाली नर्चर इंडिया कंपनी भी इस मेले में भाग ले रही है। इस कंपनी की स्थापना 2018 में की गई थी और ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा कर्नाटक के कला शिल्प के आधार पर खिलौने बना रही है। कंपनी की सह संस्थापक सौम्या सुरेश ने आकाशवाणी को बताया कि भारत में बने लकड़ी के खिलौने दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कहा कि पहला खिलौना मेला इस उद्योग से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी साबित होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल तक कराए जाएंगे। मतगणना 2 मई को होगी। तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक 8 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। यहां 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होगा। West Bengal, 8 phases. West Bengal, first phase, date of poll 27 March. Second phase, date of poll 1st April. Third phase, date of poll 6th April. Phase 4, date of poll 10th April. Fifth phase, date of poll 17th April. Phase 6, date of poll 22nd April. Seventh phase, date of poll 26th April. Last phase, date of poll 29th April. असम में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को 3 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि इन चुनावों में 824 सीटों के लिए 2,70,000 मतदान केंद्रों पर करीब 18 करोड़ 68 लाख लोग मताधिकार का प्रयोग करेंगे। A total of 824 assembly constituencies shall be going for polls during these elections. 18.68 crore electors will cast vote at 2.7 lakh polling stations in these states and UT of Puducherry. More than 3 lakh service vote electors will be availing the facility of electronic transmitted postal ballot system, that is ETPBS. श्री अरोड़ा ने कहा कि मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाया गया है। श्री अरोड़ा ने बताया कि महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव के दौरान पर्याप्त संख्या में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। श्री अरोड़ा ने कहा कि 4 राज्यों में विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। श्री अरोड़ा ने बताया कि चुनाव कार्य के लिए तैनात प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव से पहले कोविड से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार सहित 5 व्यक्ति घर घर जाकर प्रचार कर सकते हैं। चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो गई है। असम में विधानसभा चुनाव तिथियों की घोषणा के साथ ही चुनाव से संबंधित गतिविधियां शुरू हो गई हैं। विभिन्न जिला प्रशासनों ने कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लगे बैनर और होर्डिंग्स हटाने शुरू कर दिए हैं। गृह विभाग ने कल रात 18 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य चुनाव अधिकारी नितिन खरे आज शाम 4 बजे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही असम में आने वाले दिनों में राजनीतिक गतिविधियों को और गति मिलेगी। सत्तारूढ़ भाजपा और अखम गण परिषद अपना गठबंधन जारी रखेंगे और यूपीपीएल इस गठबंधन में शामिल होंगे। भाजपा ने पहले ही घोषणा की है कि पार्टी वर्तमान सहयोगी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट बीपीएफ के बजाय यूपीपीएल के साथ गठजोड़ करेगी। बीपीएफ की वरिष्ठ नेता प्रमिला रानी ब्रह्मा ने कहा कि पार्टी बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में अकेले चुनाव लड़ेगी, जबकि असम के बाकी हिस्सों में अन्य दलों के साथ गठबंधन पर निर्णय लिया जाना बाकी है। कांग्रेस, एआईयूडीएफ, वाम दलों और आंचलिक गण मोर्चा के महागठबंधन भी सीट बंटवारे को लेकर बैठकें कर रहे हैं। प्रदेश के 2 नवगठित क्षेत्रीय दल अखम जातीय परिषद और रायजोर दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी विधानसभा में 30 सदस्यों के लिए चुनाव अधिसूचना 12 मार्च से जारी की जाएगी। एक रिपोर्ट।
पुदुचेरी विधानसभा का कार्यकाल 8 जून 2021 को समाप्त हो रहा है। यहाँ तमिलनाडु राज्य सहित एक चरण में 6 अप्रैल को मतदान होगा। अधिसूचना 12 मार्च को जारी की जाएगी और उसी दिन से नामांकन पत्र भरने का कार्य शुरू हो जाएगा। 19 मार्च तक नामांकन भरे जा सकते हैं। 20 मार्च को मतपत्रों की जांच होगी और चुनाव न लड़ने के इच्छुक व्यक्ति 22 मार्च तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 6 अप्रैल को होगा और मतों की गिनती 2 मई को होगी। पुदुचेरी में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया चल रही है। पुदुचेरी में वी नारायणसामी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के विधानसभा चुनाव में बहुमत न हासिल करने के कारण राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। पुदुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। तमिलनाडु और केरल में घोषित हुए विधानसभा चुनाव कार्यक्रमों के साथ ही तमिलनाडु की कन्याकुमारी और केरल के मल्लापुरम सीटों पर 6 अप्रैल को उपचुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि 12 मार्च को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी, जबकि 19 मार्च को नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख है। नामांकन पत्रों की जांच 20 मार्च को होगी और उम्मीदवार 22 मार्च तक नामांकन वापस ले सकते हैं। कन्याकुमारी के सांसद एच वसंत कुमार की मृत्यु हो जाने और मल्लापुरम के सांसद पीके कुन्हाली कुट्टी के इस्तीफे के कारण इन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। राजनीतिक दलों ने 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नलिन कोहली ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि पार्टी सकारात्मक कार्यक्रम और जन कल्याण के कार्यों के आधार पर चुनाव में उतरेगी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि पार्टी कीमतों में वृद्धि, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर भाजपा शासन की असफलता का मुद्दा उठाएगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अतुल अंजान ने कहा कि इन चुनावों में भाजपा के सामने असम में सत्ता कायम रखने, पश्चिम बंगाल में अच्छा प्रदर्शन करने और दक्षिणी राज्यों में खाता खोलने की चुनौती होगी। देश में अब तक 1 करोड़ 37 लाख लोगों को कोविड का टीका दिया जा चुका है। नई दिल्ली में कल संवाददाताओं से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर मनदीप भंडारी ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 88,41,000 से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों और 49,15,000 से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का टीकाकरण हो चुका है। श्री भंडारी ने कहा कि 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 80% स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और 60% अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड का टीका दिया जा चुका है। डॉक्टर भंडारी ने कहा कि 2,84,000 टीके लगाए गए। उन्होंने बताया कि अगले चरण में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और 45 से 60 वर्ष आयु वर्ग के गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को 1 मार्च से टीका लगाया जाएगा। आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि कोविड टीकाकरण के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को प्राथमिकता सूची में रखा गया है। जो दिव्यांग हैं, जिनको और प्रॉब्लम है, जैसे चलने की मुश्किल हो या और तरह की मेंटली चैलेंज्ड भी जो लोग हैं, उनको भी प्रायोरिटी लिस्ट में रखा गया है और उनको भी टीका दिया जाएगा और पूरा इंतजाम किया जाएगा कि उनको भी टीका लगे और उनको कोई असुविधा ना हो। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर एन माथुर ने बताया कि लोग टीकाकरण की दूसरी डोज समय पर ले रहे हैं। दूसरे डोज को लेके अभी तो हेल्थ केयर वर्कर्स को ही लगी है और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग रही है और दूसरी डोज जो आई है वो खाली हेल्थ केयर वर्कर्स की आई है, क्योंकि वो 16 जनवरी को उनको टीकाकरण शुरू हुआ था। तो उसमें रेस्पॉन्स अच्छा है। उसमें जितने भी लोगों का सेकेंड डोज ड्यू था वो लोग अपने टाइम पे या अब लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने केरल और महाराष्ट्र से लौट रहे लोगों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से सतर्क रहने को कहा है। हमारे लखनऊ संवाददाता ने खबर दी है कि मुख्यमंत्री ने आवश्यक मामलों में कोरोना जांच अनिवार्य रूप से किए जाने पर बल दिया है। राज्य सरकार ने केरल और महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए सर्विलांस, क्वारंटीन, कोविड जांच और पृथकवास को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद द्वारा जारी किए गए इन दिशा निर्देशों के मुताबिक दोनों राज्यों से आने वाले सभी यात्रियों की हवाई अड्डों पर कोविड जांच जरूरी होगी। सभी यात्रियों को रैपिड एंटीजन टेस्ट से गुजरना होगा और अगर उनमें लक्षण पाए जाते हैं तो फिर RT-PCR पद्धति से टेस्ट किया जाएगा। अगर ये टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उस व्यक्ति को 15 दिनों तक होम या
फैसिलिटी आइसोलेशन में रहना होगा। अगर ये रिपोर्ट निगेटिव भी आती है तो भी 1 हफ्ते का पृथकवास जरूरी होगा। शहरी क्षेत्रों में मोहल्ला कमेटियों और ग्रामीण इलाकों में ग्राम निगरानी समितियों को इन दोनों राज्यों से लौटे लोगों के पृथकवास और उनके स्वास्थ्य के हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात में कोरोना टीकाकरण अभियान का अगला चरण 1 मार्च से शुरू होगा। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने संवाददाताओं को बताया कि इस चरण में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। संवाददाताओं को जानकारी देते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल ने कहा कि टीकाकरण के नए चरण में 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को टीका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारी वाले 45 साल से अधिक की उम्र वाले लोगों को भी इसी चरण में टीके लगाए जाएंगे, लेकिन ऐसे गंभीर बीमारी वाले लोगों का पिछले 1 साल में अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती होने का रिकॉर्ड अनिवार्य होगा। ऐसे सभी लोगों को सरकारी या निजी टीकाकरण केंद्रों पर टीके लगवाने के लिए कोविड 2.0 पोर्टल पर पहले से ही पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। मार्च महीने के प्रथम सप्ताह में राज्य में कुल 500 टीकाकरण केंद्र खोले जाएंगे। टीकाकरण केंद्रों की संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी की जाएगी। जो लोग ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करवा सकते हैं वे सीधे टीकाकरण केंद्रों पर भी पंजीकरण करवा सकते हैं। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ओडिशा में 6 लाख से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक करीब 6,13,000 में से 4.5 लाख से अधिक टीके स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को लगाए गए हैं। वैक्सीन की पहली खुराक के 89.1% कवरेज के साथ उड़ीसा टीकाकरण के मामले में ऐसे 7 राज्यों में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जहां टीकाकरण का 80% से अधिक का लक्ष्य हासिल किया गया है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे भारत खिलौना मेला 2021 का उद्घाटन करेंगे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। पश्चिम बंगाल में 8 और असम में 3 चरणों में मतदान होगा। तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी में एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान। तमिलनाडु में कन्याकुमारी और केरल में मल्लापुरम लोकसभा सीटों का उपचुनाव 6 अप्रैल को होगा। मतगणना 2 मई को होगी। देश में अब तक 1 करोड़ 37 लाख स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड का टीका लगाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार केरल और महाराष्ट्र से लौट रहे लोगों की कोरोना जांच कराएगी। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों पर प्रतिबंध 31 मार्च तक बढ़ाया। मुंबई की अदालत ने माफिया सरगना इकबाल मिर्ची के परिवार के सदस्यों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया और ग्रामीण महिला स्व सहायता समूहों को एक मंच पर लाने के लिए नोएडा हाट में सरस आजीविका मेले की शुरुआत। नागर विमानन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ान सेवाओं के निलंबन की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। महानिदेशालय के कल जारी परिपत्र में ये जानकारी दी गई। कोविड-19 महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं पिछले वर्ष 23 मार्च से निलंबित कर दी गई थीं। परिपत्र के अनुसार अलग अलग मामले के आधार पर सक्षम प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चुनिंदा मार्गों पर अनुमति दे सकता है। कार्गो उड़ानों और डीजीसीए से विशेष रूप से अनुमोदित उड़ानों पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। नागर विमानन महानिदेशालय ने घरेलू विमानन कंपनियों को ऐसे यात्रियों को टिकट मूल्य पर छूट देने को कहा है जो केवल केबिन बैग के साथ यात्रा करते हैं। फिलहाल यात्री केवल 7 किलोग्राम तक केबिन बैग और 15 किलोग्राम तक चेक इन बैग बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ले जा सकते हैं। मुंबई की एक विशेष अदालत ने माफिया सरगना इकबाल मिर्ची की पत्नी और 2 बेटों को धन शोधन के एक मामले में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है और उनकी परिसंपत्ति जब्त करने के आदेश दिए हैं। देश और विदेश स्थित इन परिसंपत्तियों की कीमत लगभग 97 करोड़ रुपए आंकी गई है। आदेश देते हुए अदालत ने कहा कि मिर्ची की पत्नी हाजरा मेमन और बेटों जुनैद और आसिफ के नाम ये परिसंपत्तियां मादक पदार्थों की बिक्री की आय से खरीदी गई थी। इकबाल मिर्ची की 2013 में लंदन में मौत हो गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले वर्ष दिसंबर में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 की धारा 12 और 4 के तहत अर्जी देकर इन्हें आर्थिक अपराधी घोषित करने का अनुरोध किया था। अदालत ने सभी आरोपियों को 16 फरवरी को पेश होने का नोटिस दिया था, लेकिन उनके पेश नहीं होने पर अदालत ने ये आदेश जारी किया।
गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कल गांधीनगर में गुजरात बजट मोबाइल ऐप जारी किया। श्री पटेल ने संवाददाताओं को बताया कि इस मोबाइल ऐप में 5 खंड होंगे। इसमें 27 विभागों के लिए बजटीय आवंटन, बजट की मुख्य विशेषताएं, वित्त मंत्री का भाषण, बजट के महत्वपूर्ण पहलू और बजट से संबंधित समाचार शामिल होंगे। श्री पटेल ने कहा कि इस बार बजट ऑनलाइन उपलब्ध होगा। महीने भर तक चलने वाला राज्य विधानसभा का बजट सत्र 1 मार्च से शुरू होगा। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट 3 मार्च को प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल नोएडा हाट में सरस आजीविका मेले का उद्घाटन किया। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री तोमर ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय स्व सहायता समूहों में और अधिक महिलाओं को शामिल करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि परिवार की आय और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में इन समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सरस आजीविका मेला 14 मार्च तक चलेगा। इसका आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने पर्यटन सीजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए लद्दाख प्रशासन पर्यटन, शैक्षिक और आर्थिक गतिविधियां फिर शुरू करने से पहले पर्याप्त सावधानी बरत रहा है। जोजिला मार्ग कुछ ही दिनों में खुलने वाला है। प्रशासन ने पर्यटकों के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया की घोषणा की है। केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटन और स्वास्थ्य संबंधी कमिश्नर सचिव रिगजिन सामफेल ने बताया कि वायु या सड़क मार्ग से लद्दाख में प्रवेश करने वाले पर्यटकों को अनिवार्य रूप से RT-PCR जांच की रिपोर्ट देनी होगी। कोविड पैंडेमिक को देखते हुए लद्दाख में जो भी टूरिस्ट आएंगे वो कम से कम 96 आवर्स का उनके पास RT-PCR का नेगेटिव सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनका फिर हम लोग क्वारंटाइन करेंगे और जो भी SOP प्रोटोकॉल उसको फॉलो करते हुए उनका टेस्ट करने के बाद ही उनको लद्दाख में एंट्री दिया जाएगा या लद्दाख में एक नॉर्मल टूरिस्ट की तरह उनको घूमने का परमिशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 74वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा। केरल में आज श्रद्धालु अपने घरों से ही अत्तुकल पोंगल में हिस्सा लेंगे। पोंगल तिरुवनंतपुरम में अत्तुकल भगवती मंदिर का एक वार्षिक अनुष्ठान होता है। इस अवसर पर महिलाओं की विशाल उपस्थिति को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर पोंगल पूजा प्रतिबंधित की गई है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। दिन में तेज हवा चल सकती है। मुंबई में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में न्यूनतम तापमान 22 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में सुबह कोहरा छाया रहा। आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। श्रीनगर में बादल छाए रहेंगे। बारिश हो सकती है। जम्मू में गरज के साथ वर्षा हो सकती है। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गिलगित में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। और प्रियंका बताएं आज समाचार पत्रों में क्या खास है। जी निखिल, बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में चुनावी तारीखों का ऐलान आज प्रकाशित अखबारों में प्रमुखता से है। अमर उजाला का शीर्षक है चुनावी शंखनाद, पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान, नतीजे 2 मई को। हिन्दुस्तान की खबर है 5 सूबों में सत्ता के लिए रणभेरी, 824 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। नवभारत टाइम्स ने लिखा है 18 करोड़ वोटर मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कोरोना को देखते हुए दोगुने बूथ होंगे और वोटिंग 1 घंटे ज्यादा। दैनिक जागरण की बड़ी सुर्खी है मंदी से बाहर आई अर्थव्यवस्था, कोरोना काल में विकास दर लगातार 2 तिमाही में गिरावट के बाद सकारात्मक हुई। वहीं जनसत्ता लिखता है वृद्धि की राह पर लौटी अर्थव्यवस्था, जीडीपी में 0.4% की वृद्धि। दैनिक ट्रिब्यून के मुख्य पृष्ठ की खबर है टकराव स्थलों से सैनिक हटाना जरूरी, भारत और चीन सीमा पर शांति। विदेश मंत्री ने चीनी समकक्ष के साथ बातचीत की। विमान में अतिरिक्त सामान न ले जाने पर किराए में मिलेगी छूट, अमर उजाला में है।
पत्र लिखता है, टिकट बुक करते समय सामान की जानकारी देनी होगी। सर्दी के खत्म होते ही पेट्रोलियम की कीमतों में कमी आएगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ये बयान दैनिक भास्कर में है। हिंदुस्तान की खबर है, 31 मार्च तक जारी रहेगी देश भर में कोरोना की गाइडलाइन। गृह मंत्रालय ने टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के आदेश दिए। पंजाब केसरी ने लिखा है, 1 मार्च से कोरोना टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन, आईडी प्रूफ जरूरी। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, जीसैट के प्रक्षेपण की तैयारियों में जुटा इसरो, पृथ्वी पर नजर रखने वाले उपग्रह को मार्च के अंत तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, जम्मू कश्मीर को बनाएंगे शीत खेलों का गढ़। जनसत्ता की खेल पन्ने की सुर्खी है, मुक्केबाज दीपक कुमार ने ओलंपिक और विश्व चैंपियन शखोबिन जोइरोव को हराकर स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे भारत खिलौना मेला 2021 का उद्घाटन करेंगे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। पश्चिम बंगाल में 8 और असम में 3 चरणों में मतदान होगा। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान। तमिलनाडु में कन्याकुमारी और केरल में मल्लापुरम लोकसभा सीटों का उपचुनाव 6 अप्रैल को, मतगणना 2 मई को होगी। देश में अब तक 1 करोड़ 37 लाख स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड का टीका लगाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार केरल और महाराष्ट्र से लौट रहे लोगों की कोरोना जांच कराएगी। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 31 मार्च तक बढ़ाया। मुंबई की अदालत ने माफिया सरगना इकबाल मिर्ची के परिवार के सदस्यों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया। और ग्रामीण महिला स्व सहायता समूहों को एक मंच पर लाने के लिए नोएडा हाट में सरस आजीविका मेले की शुरुआत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।